ठीक है। हेलो। थैंक यू। और उसमें तो कोई दिक्कत नहीं नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतीश और इस बार मैं देने वाला हूँ यूपीएससी का इंटरव्यू। खैर वो बात की बात है। अभी हम लोग बात करते हैं बीपीएससी मेंस का सिलेबस के बारे में, जो 70वीं बीपीएससी जो कभी टेंटेटिव डेट चल रही है अप्रैल 2025 को, है ना। ऑल्दो एग्ज़ाम का डेट तो फाइनल नहीं आया अभी, लेकिन अप्रैल्स में होने वाला है ऐसा, है ना। तो और ये सिलेबस हम लोग पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे। शुरू करते हैं सिलेबस को। पहली बात आती है कि हम लोग सिलेबस क्यों पढ़ें। देखिए, अगर मैं फ्रैंकली कहूँ तो अब्राहम लिंकन साहब का एक कोट था कि अगर मुझे कोई पेड़ काटना हो तो मैं आधा समय जो है अपने हथियार को साफ करने में दूंगा, है ना, यानी कुल्हाड़ी को साफ करने में दूंगा। वैसे ही अगर मुझे पर्सनली किसी इंटरव्यू की तैयारी करना हो, या फिर आपसे क्योंकि कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रही हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ऑल सिलेबस पे एटलीस्ट इतना नॉलेज होना चाहिए कि आपको पता हो कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्या टॉपिक कवर करना है, कौन सा टॉपिक ज़रूरी है, कौन सा टॉपिक यूजलेस है, किस टॉपिक में कितना इंपॉर्टेंस देना है, किसको देना है, किसको नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि थ्रू आउट अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस ये होना बहुत ज़रूरी है हम लोग के लिए। सिलेबस का अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं होगा तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि भाई हमें पढ़ना क्या क्या है। किताब अपने आप एक में समंदर है, अपने आप में एक समंदर है, ढेर सारे कंटेंट्स होते हैं, समय कम होता है हमारे पास, तो सिलेबस को जानना ज़रूरी है। सिलेबस जानने के बाद हमें क्या करना है, हमें रेगुलर प्रैक्टिस करना है। रेगुलर प्रैक्टिस इन द सेंस कि मान लेते हैं कि मुझे अब मेंस देना है ना। तो मेंस में मॉडल क्वेश्चन आंसर के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं एग्ज़ाम में लिख पाऊँ, संभव नहीं, क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं है कि सिनॉप्सिस कहाँ से लेना है, आंसर क्या लिखना है, नहीं लिखना है, कौन कौन सा टॉपिक ज़रूरी है, कौन सा टॉपिक ज़रूरी नहीं है, ये सब। अब क्या है कि ये कंसिस्टेंसी बना के रखना है। एक बार हमने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, मुझे टॉपिक्स पता चले गए क्या क्या टॉपिक्स है, उसमें क्या आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो इसके बाद मुझे कंसिस्टेंसी बना के रखना है अपने प्रैक्टिस को। अगर आप ये तीन चीज़ हम लोग कर लेते हैं तो हम लोग बीपीएससी इंटरव्यू के लिए फाइनली जा सकते हैं, या चले ही जाएंगे, नो डाउट है, इसमें कोई भी शंका नहीं है, हम चले ही जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं एग्जाम स्ट्रक्चर्स की। अब देखिए, अब चूंकि हमें सिलेबस देखना है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम क्या होगा, कैसे होगा, वो भी देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं एग्जाम स्ट्रक्चर्स में हम लोग जो बात कर रहे थे, क्या क्या पेपर्स आएंगे वो हमको डिटेल्स में आप लोग देखते हैं। एक इसमें आपका जनरल हिंदी आ जाएगा, एक जनरल स्टडीज पेपर 1, जीएस पेपर 2 एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, है ना। इन सभी को हम लोग बारी बारी से डीप में देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। अगर हम लोग जनरल हिंदी की बात करें तो ये मोटा मोटी हमारा 100 नंबर का होगा, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत तो हम लोग को है नहीं। क्वालिफाइंग इन द सेंस कि 100 मार्क्स का अगर ये है तो हमें सिर्फ लाने होंगे इसमें 30 मार्क्स। अगर हम इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तब जा करके हमारा कॉपी जो है GS1 GS2 एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का कॉपी चेक होगा, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा और डिटेल्स में देखते हैं कि भाई हमें जनरल स्टडीज़ में या सामान्य हिंदी में क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। तो सामान्य हिंदी की बात करते हैं। सामान्य हिंदी में जनरली हम लोग को देखना है, अगर 30 नंबर स्कोर करने की बात करें, क्योंकि हमें इसमें बहुत टॉप नहीं करना है, हमें सिर्फ 30 नंबर ही चाहिए, तो 30 नंबर में हम लोग सिक्योर कर सकते हैं यहाँ से। अगर 30 मार्क्स का है तो 30 मार्क्स में यहाँ पे मान लेते हैं कि निबंध में हम लोग इसमें, चूँकि हमें एक पेपर 300 का निबंध देना भी है, तो निबंध में मान लेते हैं यहाँ 30 में से हमें अगर 10 मार्क्स भी सिक्योर कर लेते हैं यहाँ से, है ना। तो उसके बाद हमें व्याकरण वाक्य निर्माण, अगर व्याकरण हमारा कमज़ोर भी है, हमारे पास समय नहीं है कि हम हिंदी ग्रामर को पढ़ लें, या बचपन की पढ़ी हुई कुछ चीज़ हमें याद होगी, तो इसमें से मानते हैं कि हमें 5 मार्क्स भी आ गए। वाक्य निर्माण और इसमें अगर चूँकि मार्क्स कटेगा नहीं, तो अगर वाक्य निर्माण संक्षेपण ये अगर हम लोग ढंग से कर लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग 10 नंबर कवर कर सकते हैं। तो टोटल हमारे हो गए 20 प्लस 5 25 मार्क्स के हो गए, है ना। हमें क्वालिफाई करने के लिए मार्क्स चाहिए मात्र 5, जो हम यहाँ से इजीली लेके आ सकते हैं, है ना। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हमें सामान्य हिंदी पे बहुत सारा समय देने का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है ना। तो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं
जो हमारा जरूरी टॉपिक है वो जीएस पेपर 1। और जैसे आपको पता है कि जीएस पेपर 1 का मार्क्स है वो 300 मार्क्स का होगा, और इसमें हमें बहुत कुछ पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि वो सारे सब्जेक्ट जीएस 2 में आएंगे। जीएस 1 में जो हमें ध्यान देना है इंडियन हिस्ट्री के बारे में, हाँ जीएस पेपर 2 में हमें ध्यान देना है, सॉरी जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 1 में हमें ध्यान देना इंडियन हिस्ट्री के बारे में। इंडियन हिस्ट्री तो हम लोग प्रीलिम्स में भी पढ़े होंगे, है ना, तो उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे डीप में, ताकि हम आंसर राइट कर सकें। अब इंडियन हिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मैं इसका एक डीप एनालिसिस बाद में हम लोग देखेंगे अगले स्लाइड्स में, कि इंडियन हिस्ट्री में मुझे पूरा पढ़ना है, मेडावल में कितना पढ़ना है, एंशिएंट में कितना पढ़ना, मॉडर्न में क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है, वो सब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे, है ना। इसमें खास तौर पे हमें ध्यान रखना फ्रीडम स्ट्रगल एंड इट्स लीडर, जो कि अभी आप देख रहे हैं ना, गांधी, नेहरू, टैगोर हो गए, या फिर जो भी फ्रीडम फाइटर्स हो गए, उनके बारे में हम लोग को एक नॉलेज रखना है। इसके बाद इसी जीएस 1 में हमारा आएगा जो कि है डीआई का पोर्शन भी हम लोग का यहीं पे आएगा, जीएस पेपर 1 में ही आएगा। करंट अफेयर्स भी हमारा यही कवर करेगा, जीएस 1 भी हमारा करंट अफेयर्स कवर करेगा। बिहार का कल्चर जो होगा वो भी यहाँ पे आएगा, है ना, जो कि आर्ट फॉर्म हो गया, पेंटिंग्स हो गया, ये कल्चरल हिस्ट्री हो गया, हिस्टोरिकल साइट्स हो गया, ये सब कुछ हमारा जीएस पेपर 1 में कवर होगा। अब जब इसका हम लोग माइक्रो एनालिसिस देखेंगे जीएस पेपर 1 का, तो वहाँ पे हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक देखेंगे कि किस टॉपिक को कितना वेटेज देना है और किसको वेटेज नहीं देना है। अब जीएस पेपर 2, ये भी हमारा 300 मार्क्स का होगा, जीएस पेपर 2 भी। तो जीएस पेपर 2 में मेनली हम लोग को पढ़ना होगा पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड ज्योग्राफी। ये चार यूँ कहें कि एक ही बुक में वो चारों हो जाएंगे, हमें इसके लिए अलग अलग बुक रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमें किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग सब्जेक्ट का ओवरव्यू भी लेकर रखेंगे तो हमारा ये जीएस पेपर 2 बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मानते हैं इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन पॉलिटी से शुरू करते हैं। अगर इंडियन पॉलिटी है तो इंडियन पॉलिटी में पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ना। इंडियन पॉलिटी में अगर हम चाहें तो हमारा संक्षिप्त यूँ कहें कि एक संक्षिप्त संविधान की बुक आती है, वो हम लोग पढ़ सकते हैं। डी बसु का जो छोटा वाला बुक आता है वो हम लोग पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर हमें थोड़ा सा और समय मिल रहा है, अगर आप टाइम दे सकते हैं, तो इसको देख लीजिएगा, गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी एंड राइट इशूज़ को, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन होने की पूर्ण रूप से संभावना है। लास्ट टाइम भी राइट इशूज़ से क्वेश्चंस थे, तो इस बार भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि राइट इशूज़ से क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे। अब इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी में हमें पूरा नितिन सिंघानिया पढ़ने की या फिर रमेश सिंह पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इंडियन इकोनॉमी में हम लोग कुछ पढ़ेंगे जिसमें कि इशूज एंड चैलेंजेस को हमें अच्छे से देखना है ना, और बिहार का बजट या फिर यूनियन बजट जो होगा लास्ट, वो हमें देखना ज़्यादा ज़रूरी है। प्लानिंग देख लेंगे एंड पब्लिक फाइनेंस एक बार देख लेंगे, तो इतना अगर हम देख लेते हैं तो ये हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा इंडियन इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी की बुक में आपको एक रेफर भी करूँगा, जो कि नेक्स्ट अगले लेक्चर में आ सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो साइंस टेक भी बहुत ज़रूरी है हमारा। साइंस टेक इसलिए ज़रूरी है कि अभी आप देखें कि इसरो क्या क्या एडवांसमेंट कर रहा है, कौन कौन से न्यू सैटेलाइट्स लॉन्च हो रहे हैं, या फिर हमारा जो एक स्पेस स्टेशन बनाने की बात चल रही है, मार्स मिशन हो गया, मून मिशन हो गया, है ना, ये सब देखना है। एआई में जो एडवांसमेंट हो गया वो भी हमें देखना है। एग्रीकल्चर में क्या क्या एडवांसमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी के रूप में, वो भी हमें देखना है। इसके अलावा साइंस टेक में हमें देखना है कि अभी करंट अफेयर्स में क्या क्या चल रहे हैं, वो देखना है। नोबेल प्राइज़ जो इस बार के हुए उसको भी हमें ध्यान रखना है कि साइंस एंड टेक में नोबेल प्राइज़ किनको किनको मिला, किनको नहीं मिला, वो हमारे करंट अफेयर्स में भी कवर करेगा, वो हमारा यहाँ भी कवर करेगा। अब बात आ जाती है ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में कुछ ज़्यादा तो हमें करना नहीं है। अगर आपको थोड़ा समय रहे तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से, है ना। और इसके लिए बेस्ट रहेगा, अगर ज्योग्राफी की बात करें हम लोग, तो ज्योग्राफी के लिए सबसे बेस्ट रहेगा आप एनसीईआरटी रेफर कर लें।
6 to 12 एनसीईआरटी ज्योग्राफी हम रेफर कर लेंगे तो ये हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि उसके बाहर के कोई भी क्वेश्चंस आने की संभावना नहीं है। बीपीएससी प्रीलिम्स को देखते हुए हम लोग इतना तो कह ही सकते हैं कि भाई इसके बाहर से कुछ आने वाला नहीं है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं माइक्रो, जो मैंने पहले कहा था कि हम लोग माइक्रो एनालिसिस करेंगे सिलेबस का, जीएस पेपर 1 का, चूँकि वो बल्कि सिलेबस है जीएस पेपर 1 का, और उतना समय अपने पास है नहीं कि हम लोग पूरा सिलेबस पढ़ सकें। एक टॉपिक के लिए या फिर एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक रेफ़र कर लें, इतना समय तो है नहीं कि हम लोग मॉडर्न इंडिया का एक अलग बुक रेफ़र करें। फॉर एग्जांपल राजीव वहीर या मेडावल के लिए अलग बुक लें, एंशिएंट का अलग बुक लें, तो उतना समय तो अपने पास है नहीं कि हम पूरा किताब पढ़ लें हिस्ट्री का, क्योंकि अगले 3 मंथ में ही एग्ज़ाम होने वाला है। जनवरी ऑलमोस्ट आधा हो गया आपका, आपके पास समय रहा फरवरी, मार्च एंड अप्रैल में तो एग्ज़ाम ही होने हैं, तो मोटा मोटी 3 महीना का समय है। तो 3 महीना में तो हमें भाई कंप्लीट तो हो नहीं सकता है, तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाएं कि हमें क्या पढ़ना है ना, क्योंकि हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए पढ़ना है, हमें पीएचडी करने के लिए भी बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है जिससे कि हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ। तो अगर उसके हिसाब से देखें तो जीएस पेपर 1 में हमें अगर बात करें, अगर मैं मॉडर्न इंडिया की बात करूं तो मॉडर्न इंडिया में मैं लूँगा 19th सेंचुरी के बाद से, है ना। 19th सेंचुरी के बाद से हम लोग बात करेंगे और वहाँ पे हम लोग बिहार के हिस्ट्री को फोकस करेंगे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक हमारा बिहार का ही हिस्ट्री है, जो कि मुझे लग रहा है कि ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है, जिसमें कि हिस्ट्री जो वेस्टर्न एजुकेशन का एक्सपेंशन बिहार में हुआ था उसको ले लेंगे हम लोग, है ना। बिहार में फ्रीडम स्ट्रगल जो था उनको ले लेंगे, बिहार के कौन कौन से पर्सनालिटी फ्रीडम स्ट्रगल्स में थे, किनका किनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, बिरसा मुंडा आंदोलन क्या था, या फिर आदिवासी आंदोलन, या चंपारण सत्याग्रह, या फिर बक्सर मूवमेंट, ये सब हम लोग का क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब हम लोग ध्यान में रखेंगे, है ना। अब इसी में जीएस पेपर 1 में हमारा एक टॉपिक आता है डीआई, एक अलग पोर्शन है डीआई का। तो डीआई कोई बहुत बड़ा भास्ट होने वाला है नहीं। डीआई बेसिकली जो कैंडिडेट्स होते हैं या फिर जो हम आप हैं जो इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो हमारे लिए सिर्फ कॉमन सेंस को टेस्ट करने के लिए एक एग्ज़ाम होता है और ज़्यादा कुछ होता नहीं है ना। डीआई में एक आपको हो सकता है कि समरी लिखने के लिए बोलते हैं कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन को एक ग्राफ में या फिर डायग्राम में या फिर चार्ट्स बना के दे देंगे और फिर बोलेंगे कि भाई इनको सॉर्ट करके दिखाओ। तो ये भी एक पोर्शन हो सकता है। अगर हम लोग सफिशिएंट प्रैक्टिस कर लेंगे, इसके लिए मुश्किल से मुझे लगता है डीआई के लिए आप अगर 3 डेज अलॉट करते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है, और इसके लिए अगर आप 10 to 15 डेज देते हैं तो ये भी मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। अगर हम इस हिसाब से देखें तो 15 दिन प्लस 3 18 दिन में हम लोग जीएस पेपर 1 को कंप्लीट कर सकते हैं, अगर एक स्ट्रेटेजिक प्लान बना के पढ़ें तो 18 दिन हम लोग पेपर 1 को पढ़ सकते हैं, जीएस पेपर 1 को। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऐसे का। ऐसे निबंध अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से आपका रैंक डिसाइड होगा। मान लेते हैं आपने जीएस 1-2 में अच्छा मार्क्स ले आया, ऐसे में मार्क्स कम आया आपके, तो हो सकता है कि इंटरव्यू में आपको ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका कि पॉसिबिलिटी कम रहता है ना। तो यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे ऐसे में भी अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर करने का। 300 में हम लोग कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट 220 के आसपास या 200 तो स्कोर कर ही लें। तो इसके लिए हमें, ऑल्दो हमने यहाँ 5 टॉपिक्स लिखे हैं जिसका ऐसे ज़रूरी है, लेकिन हम लोग इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग 3 ऐसे भी पढ़ लेते हैं, एक मोरल एंड फिलोसफिकल ऐसे, हम लोग देख लेते हैं, है ना। एक देख लेते हैं ऐसे रिलेटेड टू सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड डिजिटल इंडिया, और एक देख लेते हैं हम लोग सॉल्यूशंस एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ बिहार के प्रॉब्लम पे हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो अगर ये ऐसे इतना हम लोग कर लेते हैं 1 2 3, तो ये हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट ऐसे हो जाएगा इतना। हाँ, इसके बाद अगर हमें समय मिल रहा है, अगर आपको समय मिल रहा है तो आप हाइपोथेटिकल देख सकते हैं, या फिर सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिलीजियस इशूज़ पे भी हम देख सकते हैं। 69वीं बीपीएससी में इससे एक क्वेश्चन था, लेकिन इस बार का संभावना कम है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस पे आएंगे। मुझे जहाँ तक लग रहा है, अगर मेरा ओपिनियन पूछेंगे तो मुझे ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट लग रहा है कि मोरल पे तो आने ही आने मोर देन लेस, और इस पे मुझे एक लग रहा है
और एक इस पे। यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। अगर मान लेते हैं कि ये तीनों में से आपने तैयार किया है तो शायद आप इसे अच्छा कर पाएंगे। हाँ, ऐसे का मोड, आप ऐसे में हिंदी इंग्लिश दोनों रख सकते हैं। अगर आप हिंदी में अच्छे हैं तो मैं कहूँगा आप हिंदी का ही ऐसे रखिएगा, है ना। अब ऐसे कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग अगले लेक्चर्स में देखेंगे कि हमें ऐसे किस तरह से लिखना है ना। मुहावरा कहाँ यूज़ करना है, कोटेशंस कहाँ यूज़ करना है, वो सब हम जब ऐसे राइटिंग में आएंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी सिलेबस की बात कर रहे हैं। तो हम मान सकते हैं अगर नंबरिंग देंगे तो इसको 1 नंबर प्रायोरिटी वाइज, पहला नंबर पे इसको रखेंगे, दूसरा नंबर पे इसको रखेंगे और तीसरा नंबर पे इसको रखेंगे। डिजिटल इंडिया से भी एक ऐसे था इस बार यूपीएससी में, जो कि ऐसे का टॉपिक था कि सोशल मीडिया से युवाओं में छूटने का दर पैदा हो रहा है। मोरल ऐसे भी था, फिलोसफिकल ऐसे भी था यूपीएससी में इस बार एक, जिसका कि टॉपिक था देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। खुशी के लिए कोई रास्ते नहीं है, खुशी से रास्ते हैं। तो इस तरह का हम लोग देख सकते हैं, है ना। ऐसे की बात आ गई। अब बात करते हैं ऑप्शनल पेपर का। तो ऑप्शनल पेपर तो हमारे पास ढेर सारा होता है, लेकिन अगर जनरली स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं कि ऑप्शनल पेपर्स में जो हमने प्रीलिम्स की तैयारी के टाइम में जो पढ़ते हैं हम लोग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, है ना, तो उसी में से चूज करते हैं। फिर भी यहाँ पे 3-4 कैटेगरीज है। लिटरेचर हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें कि इंग्लिश, हिंदी, मैथिली, उर्दू, एक्सेट्रा का आ सकता है। आप जो आप चूज किए होंगे, ये आप प्योरली आपके बेसिस पे है कि आपने इसमें से क्या चूज किया है। तो आप मुझे कमेंट करके या फिर मैसेज करके बता सकते हैं कि आपने ऑप्शनल पेपर क्या लिया है। अगर हमारे पास समय बचता है तो हम लोग ऑप्शनल पेपर पर भी एक वीडियो बनाएंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की। जो मैंने पहले ही कहा था कि सिलेबस जानने के बाद जो अगला स्टेप हमारा होता है कि हम लोग उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कैसे। सिलेबस तो हम समझ गए कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, अब उस चीज़ को हमें कैसे पढ़ना है उसकी बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो एनसीईआरटी नो डाउट हमेशा से यूजफुल रहा है ना। हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी रहा है और आप लोग एनसीईआरटी से अवगत भी होंगे, आप पढ़े भी होंगे एनसीईआरटी। एक बार फिर से हमें एनसीईआरटी रिवाइज करना है, तो एनसीईआरटी को तो छोड़ना ही नहीं है। तो 6 to 12 एनसीईआरटी आप हमें पढ़ना है। एनसीईआरटी का 6 to 12 इसमें हम लोग कवर करेंगे। अगर मान लेते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी। इसके बाद अगर आपका समय बचता है तो जनरल साइंस के लिए भी आप 11th 10th से 10th से लेकर के 12 तक का जनरल साइंस के लिए हम लोग साइंस का बुक रेफर कर सकते हैं, है ना। साइंस टेक में क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं। साइंस के लिए हम 10वां से लेकर के 12वां तक का एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। यहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चंस शायद आ जाएं, नहीं भी आ सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। ये अगर आपके पास समय है तो, लेकिन आपको 15 से 20 दिन में, मान लेते हैं 20 दिन में ये आपको पढ़ना है। अगर 20 दिन में हम एनसीईआरटी पढ़ जाते हैं तो हमारा मेंस कोई नहीं काट सकता है। और पतली सी तो बुक आती है, हम लोग चाहें तो आराम से पढ़ सकते हैं। दूसरा बात क्या है कि इसके साथ साथ हमें आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, भले आपको क्वेश्चन आता हो, लेकिन आपका उसका एक्सप्लेनेशंस भी आता है, आप सिनॉप्सिस भी जानते हैं क्वेश्चंस का, फैक्चुअल भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, फिलोसफी भी जानते हैं क्वेश्चन का, लेकिन आप लिख नहीं पाएंगे। रीज़न क्या है कि आपका राइटिंग का जो स्पीड होगा वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया होगा। तो इसीलिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रीवियस ईयर को तो बनाना ही बनाना, ये कंपलसरी है। आप डेली जो है एक क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करेंगे जो प्रीवियस ईयर से हो। प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग 65th से लेकर के 69 तक का बना सकते हैं। इसको देखने में फ़ायदा है, 5 या 6 साल का लास्ट में ले सकते हैं। ढेर सारे बुक्स इसके लिए अवेलेबल हैं, जिसमें कि दिशा हो गया, केवीसी नैनो हो गया, या फिर एरिटेरिया का भी आ गई है, बीपीएससी कंसेप्ट वाला का आ रहा है, परफेक्शन आईएएस का आ रहा है। तो वो कर सकते हैं हम लोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वे करना ज़रूरी भी है, क्योंकि वहाँ से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। आपको सॉल्यूशंस बुक में नहीं देखने हैं, आपको सॉल्यूशन खुद लिखने हैं। उसके बाद देखना है कि हमने कहाँ गलत किया है, हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए, क्वेश्चन का आंसर लिखने का अप्रोच, वो आपको यहाँ से देखना है। एज इट इज कॉपी नहीं करना, उसको रट्टा नहीं मारना, उसको
बिल्कुल मेमोराइज नहीं करना, वरना वो आपको वेस्ट ऑफ द टाइम होगा। दूसरा क्या है कि करंट अफेयर्स देखना है हमें, ये टॉपिक है। कम से कम मुझे जहाँ तक लगता है कि 10% वेटेज इसको हम लोग को तो देना ही देना करंट अफेयर्स का, मेंस में भी। प्रीलिम्स में भी आपने करंट अफेयर्स पढ़ा होगा, लेकिन वहाँ पे हम लोग वन लाइनर पढ़े थे। यहाँ पे वन लाइनर नहीं पढ़ना है आपको, करंट अफेयर्स का शॉर्ट नोट्स बना के देखना होगा। बेटर होगा कि अगर आप पेपर कटिंग रेफर कर ले तो किन्हीं न किन्हीं का पेपर कटिंग करंट अफेयर्स आता ही होगा, तो अगर हम लोग उसको रेफर कर लेते तो हमारा करंट अफेयर्स का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये तो बात आ गई करंट अफेयर्स की। क्वेश्चन आंसर में मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में आंसर राइटिंग, ये हो गया। या फिर आपको कोई और डाउट हो कि भाई मुझे GS1 कैसे पढ़ना है, GS2 कैसे पढ़ना है, मैं निबंध पे कितना टाइम दूं, या फिर टाइम मैनेजमेंट हो गया, टाइम मैनेजमेंट, ये भी देखना है। अगर मैं अपना बात करूँ तो मैं जब पढ़ता था, अभी भी मैं पढ़ ही रहा हूँ पढ़ता था ना, मैं इनफैक्ट अभी भी तैयारी कर रहा हूँ इंटरव्यू का। तो टाइम मैनेजमेंट क्या है कि आपको एक फिक्स रूटीन होना चाहिए कि जैसे मान लेते हैं कि हमने एक रूटीन सेट किया है कि मुझे 4 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक पढ़ना है सुबह के AM। तो आपको डेली का ये रूटीन फॉलो करना है। अगर आप वर्किंग है फिर भी आपको ये टाइम निकालना ही पड़ेगा अपने लिए। आप नॉन वर्किंग है तो इसके बाद भी आप टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन आपका एक फिक्स, बोलने का मतलब क्या है कि एक ऐसा टाइम हो 4, 4.5, 5 घंटा का, जिस टाइम में आप सिर्फ और सिर्फ बुक पढ़ें, कोई लेक्चर नहीं देखें, कोई ऑनलाइन यूट्यूब को या यूट्यूबर को रेफर नहीं करेंगे, किन्हीं का क्वेश्चन सेट नहीं बनाएंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ बुक को रेफर करना, जो स्टैंडर्ड बुक्स हो गए, NCERT हो गया, या फिर कोई और अदर बुक्स जो आप पढ़ना चाहते हैं उसको रेफर करना 4 घंटे। मैं तो यही रूटीन ऑफर करता था, फॉलो करता मैं यही रूटीन, मैं इसी के अकॉर्डिंग चलता था 4 से 8:30। इसके बाद ऑफिस का भी काम करता था, घर का भी काम हो गया, बच्चे भी हैं, तो ये सारा काम मैं सारे इसके बाद मुझे दिन में टाइम मिलता था तो मैं लेक्चर्स देखता था दोपहर के आसपास, 2:30-3 बजे के आसपास। तो मोटी मोटी हमने 6 मंथ्स में मैंने UPSC प्रीलिम्स प्लस मेंस इसको कंप्लीट किया। ज़्यादा नहीं, बस 5 घंटे डेली, 4 से 5 घंटे डेली अगर आप टाइम देंगे तो आपका भी मेंस हो जाएगा। मैं इसका सिक्योरिटी ले रहा हूँ आपको, है ना। बाय द वे, अगर आप मुझे रीच आउट करना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है 7780066594। आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, है ना। मैं आपको जो वीडियो बैक करूँगा। थैंक यू वेरी मच।